एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे क्लास 7th के एनसीईआरटी की साइंस बुक के चैप्टर नंबर 13 के बारे में। चैप्टर नंबर 13 हमारी गति और समय पर आधारित है। जैसे कि अगर हम अपने दिन भर की दैनिक दिनचर्या को देखें तो हमारी पूरी दिनचर्या एक समय और गति पर आधारित है। यानी कि अगर आप डेली रूटीन को देखो तो आप हर चीज को एक टाइम स्लॉट में डिवाइड करके ही काम करते हो। इसी तरीके से आप अपने 24 घंटे को अरेंज कर पाते हो। कई बार क्या होता है कि आपको चीजें काम को जल्दी करना पड़ता है ना। और ये जल्दी काम को किया या देर से काम को किया, ये किससे पता चला आपको? साथियों, उसके लिए एक इकाई का हम प्रयोग करते हैं जिसे समय के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से कई बार हम जगह पर, किसी नई जगह पर जाने के लिए तेजी से चलते हैं या फिर काम को तेजी से करते हैं, एक बड़ा विस्थापन करते हैं। इन सभी चीजों को समझने के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि है गति। तो आज के चैप्टर में हम लोग फिजिक्स के इसी टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि आप लोगों के यूपीएससी के सीसेट के सेक्शन में एक बड़ी मदद करेगा। चलिए गाइस, चैप्टर नंबर 13 को डिस्कशन करना शुरू करते हैं जिसमें हम लोग गति और समय के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस, सबसे पहले हमको गति को समझना होगा कि एक्चुअली गति है क्या। देखो, हमने देखा होगा कि हम दिन भर बहुत सारे काम करते हैं, कभी मार्केट जाते हैं, कभी दिन भर एक कमरे से दूसरे कमरे जाते हैं, एक कमरे से किचन में जाते हैं। क्या कर रहे हैं हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो रहे हैं। यानी कि हम अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, है ना। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब भी किसी भी स्थिति में परिवर्तन होता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पे विस्थापन होता है तो ये आपकी एक गति की माप है। यानी कि साथियों, इसे हम दूरी से भी समझाते हैं कई बार, बट फिलहाल हमें समझना होगा कि एक्चुअली गति क्या है। देखो, जब हम न्यूटन के नियम की बात करते हैं तो न्यूटन ने गति को दो तरीके से समझाया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल उससे पहले हम गति के परिचय को समझ लेते हैं। जब किसी वस्तु को, एक सेकेंड रुकिएगा गाइस, यस, बोला जा रहा है किसी वस्तु को गतिमान तब कहा जाता है जब वह अपनी स्थिति में परिवर्तन लाती है। यानी कि अगर किसी स्थिति में परिवर्तन आ जाए तो आपको समझ जाना है कि क्या हो रहा है, कोई गति हो रही है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल एक इंसान है जो कि यहाँ पर खड़ा है ना। अब वो चलते 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 यहाँ पर आ गया, यानी कि गा से या तक की दूरी इसने तय कर ली। ये क्या है? ये आपकी स्थिति में ही तो परिवर्तन है, यानी कि इसने क्या किया? गति किया, है ना। बिल्कुल उसी तरीके से आपने देखा होगा एक बच्चा जब अपने को सर्कुलर मोशन में घुमाता है तो इसमें क्या कर रहा है? इसमें ऊर्जा को स्थानांतरित कर रहा है, त्वरण क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से ये गेंद यहाँ से एक दूर जगह जाकर गिर रही है। यानी कि इस गेंद में की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और इस गेंद का विस्थापन हो रहा है। ये किस बात को प्रदर्शित कर रही है? ये एक गति को प्रदर्शित कर रही है। बिल्कुल उसी तरीके से आप इस लोलक को देख रहे हो। इस लोलक में क्या है? ये लोलक एकदम सीधे खड़ा हुआ है ना, सीधे ही तो पड़ा है। ए से बी तक जा रहा है और फिर बी से ए तक आ रहा है। यानी कि ये अपनी ए से बी तक जाने में स्थिति में परिवर्तन कर रहा है और फिर बी से ए तक आने में पुनः स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक मोशन में पेंडुलम के द्वारा किया गया अवस्था परिवर्तन हमारी गति कहलाती है। बिल्कुल उसी तरीके से आपने सैटेलाइट को देखा होगा। ये एक निश्चित दूरी पर पृथ्वी से पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक पीरियड में, ऑर्बिट में अरेंज होती है, घूमती रहती है, यानी कि गति कर रही है ना। बिल्कुल उसी तरीके से आपने स्प्रिंग को देखा होगा कि स्प्रिंग को अगर आप खींचोगे तो ये नीचे की तरफ खिसती जाएगी, जैसे आप छोड़ोगे थोड़ी देर कंपन करेगी और अपनी मूल अवस्था में आ जाएगी। ये क्या है? ये सभी आपके गति के उदाहरण है ना। तो वही चीज यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है
एनसीईआरटी की बुक ने कि जो गति का परिचय है वो क्या है, किसी वस्तु जो कि आपकी गतिमान है उसको गतिमान तब कहा जाएगा जब उसमें कोई अवस्था परिवर्तन हो या फिर उसमें कोई स्थिति में परिवर्तन हो। उदाहरण के लिए सड़क पर चलने वाली कार, जब कोई सड़क पर कार चल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये है हमारी कार, चलो मैं आपके लिए कार बना देती हूँ, तो ये है हमारी BMW, है ना, और ये चल रही है सड़क पर, है ना, सड़क पर चल रही है। अब देखो सड़क पे जब ये कार आपकी चल रही है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है। मान लो ये कार विस्थापित होकर यहाँ पर पहुंच गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसने गति की, है ना, इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, इसने क्या किया, गति किया। अब देखो मैंने आपसे बोला कि इसी गति को दो तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है। गति ना हमारे दो तरीके की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल जिसे हम लोग क्षैतिज गति के नाम से जानते हैं। कौन सी होती है, एक होती है क्षैतिज गति और दूसरी हमारी होती है उदग्र गति, और इसी उदग्र गति को हम लोग वर्टिकल गति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप इसे वर्टिकल गति के नाम से भी समझ सकते हो। ये दो प्रकार की गतियां होती हैं और इसी पर, इन्हीं दोनों गतियों पर आधारित इनके कई सारे सूत्र होते हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों से आगे डिस्कस करूंगी। फिलहाल हमें गति को दो तरीके से समझना है। हमारी गति दो तरीके से होती है, एक होती है क्षैतिज गति और दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर गति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है साथियों, किसी वस्तु को स्थिर अवस्था में तब कहा जाता है जब उसकी स्थिति नहीं बदलती है। यानी कि कोई इंसान है ना, वो आपका रनिंग कर रहा है, तो अगर कोई इंसान आपका रनिंग ट्रेडमिल पे कर रहा है तो उसकी स्थिति तो वहीं की वहीं है, वो सेम वही प्लेटफॉर्म पर है, यानी कि उसने कोई भी गति नहीं करी, है ना। जबकि अगर कोई वस्तु जो ए स्थान से बी स्थान तक की दूरी पर ट्रैवल कर लेती है, चल लेती है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें गति हुई। अगर कोई चीज है, कोई काम है, जैसे कि कोई लड़की है जो रस्सी कूद रही है ए बिंदु पर, है ना, अब वो लगातार ए बिंदु पर रस्सी कूद रही है, इसका मतलब क्या हुआ, उसने कोई गति नहीं करी। ठीक है, तो वही चीज बोला जा रहा है, जैसे एक जमीन पर खड़ा हुआ आदमी किसी भी तरीके का गति में नहीं है। क्यों, क्योंकि वो स्थिर अवस्था में है। अब वो वहां पे खड़े खड़े चाहे सेब को खा ले, चाहे वो वहां पे खड़े खड़े फोन पर 10 घंटे बतिया ले, कुछ भी कर ले, बट उसने गति नहीं करी। क्यों, क्योंकि उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि उसका कोई विस्थापन नहीं हुआ। एनसीईआरटी में अब इसी बात को 13.1 पॉइंट में मंद अथवा तीव्र के नाम से समझाया गया है। चलो इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यदि कोई सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि बहुत सारे वाहन हैं जो कि एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो हम सरलता से बता सकते हैं कि उनमें कौन सा वाहन अन्य की तुलना में गति कर रहा है या फिर तीव्र गति कर रहा है। देखो हमारे सारे वाहन चल रहे हैं, जो जितनी तेजी से आगे बढ़ेगा हम समझ जाएंगे उसकी गति तेज है, और जो जितना पीछे होगा हम समझ जाएंगे कि वो मंद गति में, यानी कि आपकी जो स्काई ब्लू वाली गाड़ी है वो मंद हो जाएगी और ये वाली आपकी तीव्र गति में हो जाएगी। क्या है दूरी, देखो दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा एक समय अंतराल में किया गया ट्रैवल, किया गया पथ को जो तय किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा एक पर्टिकुलर समय अंतराल में, उसे हम दूरी के नाम से जानते हैं। यानी कि मान लो ये इंसान है, जैसे कि मान लो ये है सीता, है ना, तो सीता ने क्या किया, एक घंटे में लगभग इसने 48 किलोमीटर ट्रेवल किया, है ना। तो इसने एक घंटे में 48 ट्रेवल किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसने अपनी अवस्था में परिवर्तन किया, यानी कि ये क्या हो गया, दूरी हो गई। तो वही चीज लिखा है कि दूरी किसी वस्तु के द्वारा दिए गए समय अंतराल में तय किया गया कुल पथ है, यानी कि ये जो टोटल इसने पथ को अपना ट्रेवल किया इसे ही हम कुल पथ यानी कि दूरी के नाम से जानेंगे। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि सीता ने कितना रास्ता तय किया या फिर सीता ने कितनी दूरी तय की, तो आप बताओगे 48 किलोमीटर। देखो आप
चाहे कान ऐसे पकड़ लो, चाहे कान पीछे से पकड़ लो, बात एक है। वही चीज समझाने की कोशिश की गई है कि विस्थापन क्या होता है ना, हमारा छोटा सा सेक्शन होता है। जैसे कि एक बच्चा है जो कि ए बिंदु से बी बिंदु तक जाता है और फिर बी बिंदु से सी बिंदु तक जाता है। अब कोई आपसे पूछे विस्थापन बताओ, तो आप इन दोनों को नहीं जोड़ोगे, आप डायरेक्ट सीधी दूरी जोड़ोगे। यानी कि इसने यहाँ ए बिंदु से टोटल सी बिंदु तक विस्थापन किया, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु की जो दूरी है उसी को हम लोग विस्थापन के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि विस्थापन किसी गतिशील वस्तु के द्वारा दिए गए समय अंतराल में तय किया गया छोटा सा रास्ता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस नेक्स्ट पॉइंट है, दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र होता है गति बटे समय। अच्छा, इस बात को ना आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। एकांक समय में तय किया गया या फिर किया गया विस्थापन हमारा दूरी कहलाता है ना, या फिर किया गया अवस्था परिवर्तन हमारा दूरी कहलाता है। अब आपको दूरी निकालना है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो दूरी मतलब डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा? चाल गुणा समय, है ना। और चाल यहाँ पर क्या है? गति है। तो बस आपका सूत्र आ गया गति गुणा समय। दूरी की इकाई आमतौर पर लंबाइयों की इकाई जैसी होती है, जैसे कि मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, है ना। तो इसी में तो आपका नापा जाता है। अब चलो कुछ बातें मैं आपको अपनी तरफ से बताती हूँ। देखो, मैंने आपको बोला कि दूरी क्या होता है, ठीक है। तो दूरी की जब हमने बात करी तो आपको ध्यान रखना है किसी भी खास समय में, या फिर बोल दो एकांक समय में। क्या बोला मैंने? कि एकांक समय में किसी पथ पे, है ना, किसी पथ पर चली गई कुल लंबाई क्या कहलाती है? जो हमारी किसी, अगर हम एकांक पथ की बात करें तो एकांक पथ में चली गई कुल लंबाई, मतलब एक सेकंड में आपका एक एकांक का मतलब है एक सेकंड, है ना। तो कुल, या फिर एक मिनट, एक घंटा, ठीक है। तो बोला गया कि एकांक समय में किसी पथ पर चली गई कुल लंबाई, है ना, टोटल जितना विस्थापन किया, जितनी स्थिति में परिवर्तन किया, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दूरी कहते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आपकी दूरी कहलाती है। ठीक है, अब सुनो जरा, ये तो हो गया सूत्र। अच्छा, एक चीज समझो, दूरी आप चाहे ईस्ट में चलो, चाहे वेस्ट में चलो, चाहे नॉर्थ में चलो, चाहे साउथ में चलो, कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये क्या है? ये एक आपकी अदिश राशि है जिसका मान जो है वो परिमाण पर निर्भर करता है, दिशा पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये एक क्या है? अदिश राशि है। अच्छा साथियों, अगर हम इसके मात्रक की बात करें, है ना, अभी हम लोग मात्रक की बात कर रहे थे कि इसका जो मात्रक होता है वो लंबाई के मात्रक जैसा होता है। मुझे कैसे पता चला कि लंबाई के मात्रक जैसा होता है? तो देखो, उसकी ना कई सारी पद्धतियां होती हैं, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो मात्रक है, यानी कि लंबाई का मात्रक, सॉरी दूरी का मात्रक जो आपका है, वो एसआई पद्धति में, यानी कि एसआई मात्रक की अगर इसकी बात की जाए, मैं लिख देती हूँ, अगर इसके एसआई पद्धति की बात की जाए तो इसका मात्रक क्या होता है बताओ? ध्यान रखना, इसका मात्रक होता है मीटर, है ना। इसीलिए बोला गया कि इसके जो मात्रक होते हैं वो लंबाई के मात्रक जैसे होते हैं। क्लियर? अच्छा, बार बार जब हम दूरी को समझ रहे हैं तो बार बार विस्थापन की भी बात आ रही है। चलो अब मैं थोड़ा सा आपको विस्थापन के बारे में भी यहाँ पर बता देती हूँ। विस्थापन क्या है, इस चीज को समझो। देखो, एक ए पर एक लड़का खड़ा हुआ है जो ना अपने घर तक जाएगा। पहले क्या करा उसने? पहले अपने घर तक गया और फिर घर पे जाने के बाद वो चला गया पेड़ के नीचे खेलने कूदने। ठीक है,
तो उसने ए ने बी तक जाने में यानी कि अपने घर तक जाने में, चलो मैं घर को जी पॉइंट दे देती हूँ और पेड़ को टी पॉइंट दे देती हूँ, तो ए से जी तक जाने में इस बच्चे ने 1 मीटर की दूरी या फिर 1 किलोमीटर की दूरी को 1 किलोमीटर की दूरी को तय किया। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि गाइस ये जो उसने 1 किलोमीटर की दूरी तय की है ना, ये इसकी घर तक की दूरी है। अब देखो इसने फिर घर से टी तक जाने में यानी कि पेड़ तक जाने में टोटल 1 किलोमीटर और चला। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि इसमें आपको दो चीजें बतानी है। एक बताना होगा आपको कि इसकी कुल दूरी कितनी है, और एक आपको बताना होगा कि इसका विस्थापन कितना है। अब इस बात को आप कैसे बताओगे, सोचो जरा। देखो कुल दूरी पता है क्या होती है आपकी, अगर मैं कुल दूरी की बात करूं तो चलो यहीं पर बता देती हूँ। दूरी की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न के लिए तो आपका पता है क्या आएगा, आपका आ जाएगा AG प्लस GT, यानी कि टोटल कितना आ गया 1 + 1 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि विस्थापन बताओ, तो विस्थापन आपकी सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। इस बात को इस तरीके से याद रख लो कि जो विस्थापन हमारा होता है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है ना। और शॉर्टेस्ट लेंथ आपकी कैसे निकलेगी, शॉर्टेस्ट लेंथ निकलेगी यहां से, गेटिंग। तो अगर आपको विस्थापन निकालना होगा तो विस्थापन इस प्रश्न में क्या बनेगा, विस्थापन बन जाएगा इस प्रश्न में AT, है ना। तो हमको यहाँ पर AT निकालना पड़ेगा। अब AT के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय आपकी कौन सी होती है, देखो इसमें आपका ये बन गया एक ट्रायंगल। ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, है ना। तो आप निकाल दोगे कर्ण का स्क्वायर मतलब AT का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर आपका क्या आ जाएगा GT का स्क्वायर और प्लस AG का स्क्वायर, और ये आपकी पूरी पाइथागोरस प्रमेय हो गई। इससे आप विस्थापन निकाल लोगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे उससे पहले एक चीज आप और ध्यान रखना, अगर हम दूरी और विस्थापन के बारे में बात करें तो ध्यान रखना दूरी और विस्थापन का अगर आप अनुपात निकालोगे, क्या बोला मैंने, अगर आप दूरी और विस्थापन का अनुपात निकालोगे तो वो हमेशा या तो 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी जो कि आपके पेपर में कई बार यूज भी होती है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो चाल बोला जा रहा है, चाल मतलब गति, है ना, स्पीड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। स्पीड को हम कैसे समझाएंगे, गिव मी सेकंड। देखो 2 या अधिक वस्तुओं को कौन तीव्रतम गति कर रहा है ना। अगर 2 गाड़ियां हैं जो आपकी एक ही लाइन में जा रही हैं तो कौन सी तेज है कौन सी धीरी है, ये बताने के लिए हम गति का इस्तेमाल करते हैं। इसे ज्ञात करने की सबसे जो सुविधाजनक विधि है वो ये है कि हम उसके द्वारा किसी एकांक समय में, गिव मी सेकंड मैं पेन चेंज कर देती हूँ वरना पूरा स्लाइड गंदा हो जाएगा। देखो बोला जा रहा है इसके द्वारा हम कैसे पता लगा सकते हैं, किसी एकांक समय में तय की गई दूरी को ज्ञात कर लेंगे, है ना। यानी कि कौन सा सूत्र लगा देंगे हम, इसके लिए हम सूत्र लगा देंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो वही चीज लिखिए, इस प्रकार हम 2 बसों को 1 घंटे में तय की गई दूरी को जानते हैं, तब हम ये बता सकते हैं कि उनमें से कौन सी अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं उससे पहले मेरे जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं सेशन को लाइक कर लीजिए। अब देखो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वही सेम लिखी हुई है। देखो क्या लिखा है, तय की गई कुल दूरी क्या होती है, इसी को तो हम चाल कहते हैं, है ना। अब इस तय की गई कुल दूरी को हम विभाजित कर देंगे कुल समय से।
यानी कि चाल बराबर आपका क्या आ जाएगा, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे उससे पहले मेरे जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं सेशन को लाइक कर लीजिए और अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बोला है कि अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरी तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। कंटिन्यूअस एक ही स्पीड में आप स्कूटी चलाते जा रहे हो, है ना। यदि किसी सरल रेखा में अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती है तो उसे एक समान असमान चाल गति कहते हैं। देखो असमान चाल का मतलब क्या हुआ, आप स्कूटी से जा रहे हो, ठीक है, ये रही आपकी स्कूटी जिस पे आप बैठे हुए हो। अब आपने ए बिंदु से बी बिंदु तक 35 किलोमीटर पर आवर से स्पीड अपनी गाड़ी को चलाया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, बी से सी तक जाने के लिए आपने 40 किलोमीटर कर दिया, ठीक है। फिर अचानक से क्या हुआ, आपको ना ट्रैफिक मिला तो आपने अपनी चाल को एक बार फिर से एकदम कम कर दिया, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर कर दिया, है ना। और फिर आप डी पॉइंट पर पहुंच गए। तो ये क्या है, ये एक असमान गति है। क्या है, असमान गति है, ठीक। बोला जा रहा है इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश किसी वस्तु की नियत चाल से गति जब होती है तो उसे हम एक समान गति के नाम से जानते हैं। गाइस एक समान गति का मतलब हुआ कि आप अपनी स्कूटी से जा रहे हो और वो एक पॉइंट से ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पर गए तो भी 20 किलोमीटर पर थी, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट पर गए तो भी 20 किलोमीटर पर आवर थी, है ना। इसी तरीके से जब सी पॉइंट से डी पॉइंट के बीच में गए तो भी 20 किलोमीटर पर आवर थी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक समान गति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब बात कर लेते हैं समय की माप के बारे में। आप समय की माप कैसे करते हो? देखो समय की माप करने के लिए ना हम दो तरीके अपनाते हैं। या तो मिनट के बीच में छोटे छोटे जो खांचे होते हैं, है ना, मिनट के लिए हम लोग छोटे छोटे खांचों का इस्तेमाल करके सेकंड वाला प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से अगर हमको आर में काउंट करना है तो हम लोग मिनट के पॉइंट्स को गिनते हैं, है ना। तो वही चीज लिखा है, समय की माप हमारा तात्पर्य समय के अंतराल से, यानी कि अंतिम समय में से हम क्या करेंगे, अंतिम समय में से आप माइनस कर दोगे प्रारंभिक समय और आपका क्या आ जाएगा, समय अंतराल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये समय अंतराल आ जाएगा। क्लियर? तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल के मापन से ही होता है। जैसे कि मान लो मैंने आपको 1 घंटे पढ़ाया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने 1 घंटे पढ़ाया, यानी कि अगर मान लो मैंने 3 बजे से पढ़ाना शुरू किया आपको और मान लो मैंने आपके 4 बजे तक पढ़ाया तो मैंने क्या किया, 4 में से 3 को माइनस कर दिया, कितना बचा, 1 बचा, यानी कि 1 घंटा मैंने आपको पढ़ाया, है ना। तो वही हम घड़ी, जो दीवार की घड़ी है उसकी बड़ी सुई को काउंट करके अपने समय की माप देखते हैं। जब हमको कुछ मिनट देखने होते हैं तो हम सेकंड की सुई में काउंट करके देख लेते हैं, है ना। तो ये वाला जो आपका टाइम होता है ये आपका मिनट को दर्शाता है, ये वाला टाइम आपका घंटे को दर्शाता है और उसके आगे यहाँ पर जो टाइम होता है वो आपके सेकंड को दर्शाता है। गाइस अब हम बात करेंगे गतियों के प्रकार के बारे में। देखो आमतौर पर हमारी जो गतियां हैं उनको हमने 3 भागों में विभाजित किया है, जैसे कि आपका लीनियर, सर्कुलर, रोटेशनल एंड पीरियोडिक। चलो एक एक करके सबके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले होती है सरल रेखीय गति, जिसे हम लोग रेखीय गति या फिर स्थानांतरणीय गति के नाम से जानते हैं। गाइस जब कोई वस्तु अपनी दिशा के बदले बिना सीधी रेखा में गति कर रही हो, यानी कि उसकी कोई कहीं पर मोड़ नहीं रही है, बस सीधे चलती चली जा रही है, तो ऐसी गति को हम लोग स्थानांतरीय गति, आयताकार गति के नाम से जानते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक कार जो कि सड़क पर सीधी चल रही है, यह है एक कार ए जो कि अपनी एक्स एक्सिस पर चल रही है और बी तक पहुंच गई, यानी कि इसने क्या किया, एक सरल रेखीय गति करी, ठीक।
अब बात कर लेते हैं वृत्ताकार गति। गाइस, ये जो वृत्ताकार गति होती है, ये एक निश्चित पाथ को, निश्चित पथ पे चलती है, यानी कि एक निश्चित पथ को अनुकरण करती है। वृत्ताकार गति जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु या निश्चित त्रिज्या के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तो उस पिंड को हम वृत्ताकार गति कहते हैं। उदाहरण के लिए सूरज के चारों ओर की गई गति, है ना। दही में से मक्खन निकालते समय, दही में मक्खन निकालने में गति, जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रूप में भी समझाते हैं, है ना। निकालने में कणों की गति। पार्क के चारों ओर घूमते हुए बच्चे की गति। ये सब क्या है? ये हमारी वृत्ताकार गति के ही तो उदाहरण है। तो सबसे प्यारा उदाहरण है सूरज के चारों ओर ग्रहों की गति। यह सूरज जिसके चारों ओर जो ग्रह हैं वो अपनी एक एग्जैक्ट पाथ पर गति कर रहे हैं, है ना, जो कि वृत्ताकार गति है। नेक्स्ट है गाइस आवर्तीय गति या फिर दोलन गति। हमारे घर में घड़ी होती है ना, तो घड़ी में एक पेंडुलम होता है जो ऐसे करके टिक 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 घूमता रहता है और हर घंटे पर एक अलार्म देता है ना। ये अलार्म क्यों दिया? उसने अपने जो दोलन है उनको गिना, अपनी आवृत्तियों को गिना और एक घंटे के बाद, एक घंटे के समय अंतराल के बाद घंटी बजाती है ना। तो वही है कि जब किसी पिंड की गति निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराई जाती है, जैसे मान लो इसने एक सेकंड में अपने एक पूरे दोलन को किया, है ना, उसके बाद इसने फिर से वही दोलन किया, तो इसने क्या किया? अपनी गति को दोहराया ना। तो वही चीज है कि जब एक समय के बाद यही आपका पाथ दोबारा दोहराया जाता है तो उसे आवर्त गति या फिर दोलन गति कहा जाता है। जैसे कि साथियों साधारण पेंडुलम की आगे पीछे की गति, जो कि आपको पिक्चर में दिख रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है दोलनशील गति, जिसे हम आवधिक गति के नाम से भी जानते हैं। देखो, कोई भी गति जब आपकी निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती है तो ऐसी गतियों को हम लोग आवधिक गति या फिर दोलनशील गति के नाम से जानते हैं। क्या बोला जा रहा है? आवधिक या दोलनशील गति वह गति है जिसमें कोई पिंड निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है। उदाहरण के लिए सरल पेंडुलम के आगे पीछे की गति, वृत्ताकार पथ में कार की गति, है ना, सूरज के चारों ओर ग्रहों की गति। तो ये सब क्या है? इसमें ये गति बार बार दोहराई जा रही है ना, इसका मतलब ये सभी हमारी आवधिक गतियां हैं और दोलनशील गतियां हैं। ठीक, देखो अगर हम सरल पेंडुलम के दोलन की गति की बात करें तो आप एक चीज समझो, एक आपका सरल लोलक है जो कि ए बिंदु तक जा रहा है ना, यहां तक गया, फिर यहां से ये वापस यहां तक आया यानी कि बी तक चला गया। तो ए से ए तक जाना और लौट के फिर बी तक जाना, यानी कि इसने क्या किया? अपना एक दोलन पूरा किया। और इसी एक दोलन पूरा करने को हम किस नाम से जानते हैं? आवर्तकाल के नाम से जानते हैं। यानी कि एक दोलन को पूरा करने में लगा समय। मैं इस बात को लिख देती हूं आपके लिए। एक दोलन को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? ये आपका एक आवर्तकाल कहलाता है, उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है सरल लोलक के मामले में आवर्तकाल। देखो अभी मैं यही चीज आपको समझा रही थी। आवर्तकाल लोलक के द्वारा एक दोलन पूरे करने में लिया गया कुल समय होता है। यानी कि मान लो अगर एक पेंडुलम ने एक सेकंड में एक दोलन पूरा किया है तो उसका आवर्तकाल एक सेकंड होगा। अगर कोई दोलन है, कोई लोलक है जिसने अपना एक दोलन यानी कि एक पूरा यहां से जा के यहां तक आने वाला जो पूरा दोलन है ये आपका 10 सेकंड में पूरा किया तो इसका जो आवर्तकाल होगा वो 10 सेकंड होगा। ठीक, चलेंगे गाइस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उससे पहले अनअकैडमी आप सभी के लिए
मंजिल बैच लेकर आया है जो कि बाइलिंगुअल बैच है। गाइस ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, तो समय बर्बाद मत करो, जल्दी से इनरोल कर लो और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड है श्रेया10, इसे लगाना मत भूलना। चलो अब बात कर लेते हैं समय और गति के बारे में। जैसे कि गति हमारी कैसी होती है, मैंने आपको बताया था गति को हम चाल के नाम से जानते हैं। एक अंक समय में तय की गई कुल लंबाई को हम लोग चाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लिखा है गति किसी वस्तु के द्वारा निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी होती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि गति का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। तो वही लिखा है तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। ठीक, गति की लंबाई आमतौर पर मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड में नापी जाती है। ये क्या है, इसकी आपकी मात्रक है। ये क्या है, आपके मात्रक, और ये आपका हो गया सूत्र, और ये आपका हो गया परिभाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो गाइस, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इनको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एक ही सूत्र से सब निकल जाते हैं। जैसे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो अगर आपको टाइम दूरी निकालनी है तो आप क्या करोगे, s और t को गुणा कर दोगे, यानी कि d इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको समय निकालना है तो क्या करोगे, d को s से डिवाइड कर दोगे, यानी कि t इक्वल टू d डिवाइडेड बाय s। तो इस तरीके से हम एक ही सूत्र से 3 सूत्र को निकाल सकते हैं, स्पीड का, डिस्टेंस का और टाइम का। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने यही चीज दिखाई है कि आपके पास एक सूत्र है सिर्फ चाल का, है ना, जिसे हम s से दर्शाते हैं, दूरी जिसे हम डिस्टेंस से दर्शाते हैं यानी कि d से, और समय जिसे हम टाइम से दर्शाते हैं। अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस का निकाल लो, आप चाहो तो s से डिवाइड करके टाइम का सूत्र निकाल लो। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब गाइस बात कर लेते हैं एक समान गति और असमान गति के बारे में। देखो, जब कोई वस्तु आपकी सीधी रेखा में चलती है, कहीं नहीं मुड़ती है ना, एक ही स्पीड से चलती है, एक ही एक्सीलरेशन से चलती है, तो ऐसी गति को हम एक समान गति कहते हैं। क्या लिखा है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में स्थिर गति से चलती है तो उसे एक समान गति कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक कार एक समान गति से सीधी रेखा में चलती है, यानी कि इसकी पूरे जर्नी में जो स्पीड थी वो 20 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और इससे हम चले तो आपकी जो गति आई वो कैसी थी, वो आपकी थी एक समान गति। ठीक, इसी तरीके से आप देख रहे होगे यहाँ पे आपकी गति धीरी है, फिर आपका तेज हो गई गति, है ना, तो ये क्या है, ये एक असमान गति का उदाहरण है। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पे समझाई गई है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक समान गति और असमान गति में क्या अंतर है, तो ध्यान रखना पड़ेगा इसमें पूरी जर्नी जो हो रही है वो सेम आपके एक्सीलरेशन के साथ में सेम स्पीड से हो रही है, और इसमें आपकी जो स्पीड है वो बार बार बढ़ रही है और घट रही है। ठीक, तो लिखा है कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है और समय के साथ अपनी गति में परिवर्तन करती है तो उसे एक असमान गति कहते हैं। गाइस आई एम सो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, उसे असमान गति कहते हैं, एक समान नहीं, असमान गति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो समय के मापन की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको दूरी के मापन को बताया था एसआई पद्धति में कि ये मीटर होता है, इसी तरीके से समय की इकाई कौन कौन सी होती है, तो गाइस इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो समय की इकाई है ना वो आपकी है सेकंड, मिनट और घंटा। ठीक है, वहीं पर अगर आवर्तकाल की बात की जाए तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी वस्तु के द्वारा एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम एक आवर्तकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान रखिएगा। चलो समय की इकाइयां फटाफट से देख लेते हैं, कौन कौन सी समय की इकाइयां, एक तो हो गई सेकंड, एक हो गई मिनट और एक हो गई घंटा। तो देखो यूनिट ऑफ टाइम में कैसे कैसे देखोगे, एक घंटे में 60 सेकंड, एक मिनट में 7, एक घंटे में 7 मिनट, एक मिनट में 7 सेकंड, है ना, तो आपकी सबसे छोटी इकाई क्या है, सेकंड है। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो मिलीनियम में चले जाओ, सेंचुरी में चले जाओ, ईयर्स में, मंथ में, वीक में एंड डे में। तो हम अपने समय को, जो लंबा समय होता है उसे दिन में, वीक में, महीने में, आवर्स में, ईयर्स में, सेंचुरी में और मिलीनियम में निर्धारित करते हैं, जबकि छोटे समय को सेकंड में, मिनट में और आवर में निर्धारित करते हैं। क्लियर, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलेंगे गाइस
गति की इकाइयों की तरफ। देखो गति का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। तो गति क्या है, कुल समय अंतराल में तय की गई दूरी, है ना। अगर इसके हम यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, तो मात्रक क्या होता है, एक तो होता है मीटर पर सेकंड जिसे हम एम पर एस के से निर्धारित कर देते हैं, एक होता है किलोमीटर पर घंटा। ये दोनों गति की इकाइयां होती हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब गाइस बात करेंगे स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर के बारे में। क्या है स्पीडोमीटर, क्या है ऑडोमीटर। देखो जो स्पीडोमीटर है ना, ये नाम से आपको पता चल रहा होगा कि किसी चीज की हम स्पीड के बारे में पता कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक स्पीडोमीटर हुआ जो वाहन की गति को सीधे किलोमीटर प्रति घंटा में रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अगर आपको किसी वाहन की गति को निर्धारित करना है तो डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटा में आपकी ये टेस्ट करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। आजकल जब हम हाईवेज पर जाते हैं तो स्पीडोमीटर लगा होता है ना। इसी तरीके से ऑडोमीटर भी है। ये ऑडोमीटर क्या करेगा, हमारी दूरी को सीधे किलोमीटर में नाप देगा, है ना। तो ये भी आपके आजकल रास्ते पर जो जब आप पाथ पर चलते हो तो उस समय ये मशीन्स आपकी लगी मिल जाती है। अब गाइस हम लोग गति का दृश्यांकन समझेंगे। क्या है गति का दृश्यांकन। देखो अगर हम दूरी और समय का ग्राफ बनाएं, है ना, तो इसके लिए एक आपके पास ग्राफ पेपर होता है। ये क्या है, ये ना ग्राफ पेपर है और इसके पास दो एक्सिस होती हैं। एक होती है एक्स एक्सिस, ये देख रहे हो, ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस और ये आपकी हो गई वाई एक्सिस। ये ना अलग अलग वर्टिकल में भी आपकी विभाजित हो जाती है। एक वर्टिकल ये, दूसरा वर्टिकल ये, तीसरा वर्टिकल ये, चौथा वर्टिकल ये हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन मैथ में पढ़ते हैं, है ना। फिलहाल हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और अब समझते हैं दूसरी चीज को। यस गाइस, कहाँ पे चल रहे थे हम लोग। मैं आपको बता रही थी कि ये जो हमारा दूरी और समय का ग्राफ है, इसके लिए ग्राफ पेपर होता है जिसके 4 सेक्शन होते हैं, है ना। फिलहाल हमें इस 4 सेक्शन पे नहीं जाना है, हमको सिर्फ समझना है कि हम इस दूरी और ग्राफ को कैसे नामांकित करते हैं। तो देखो दूरी और समय के ग्राफ में जो हमारी वाई एक्सिस होती है, ये है ना हमारी वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे हम रखेंगे पर्टिकुलर दूरी को, यानी कि डिस्टेंस को। वहीं पर अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो आपकी एक्स एक्सिस पर जाएगा, अगर मैं इसको पर्टिकुलर एक्स एक्सिस मान लूं और इसको अगर हम वाई एक्सिस मान लूं तो आपकी एक्स एक्सिस पर क्या जाएगा, हमारा समय जाएगा। और देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस माना है और इसको वाई एक्सिस माना है ना। फिलहाल चलो इसको मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आपको बताती हूँ सो दैट और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। देखो ये है, ये हमारा एक ग्राफ है, ये वाली हमारी हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी एक एक्सिस पर यानी कि एक्स एक्सिस पर समय मान लिया और वाई एक्सिस पर दूरी को रख लिया। अब जितनी जितनी दूरी वो गाड़ी बढ़ती जा रही है, मान लो 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर पे हमने कर दिया, फिर 2.5 किलोमीटर, फिर हमने 2.5 किलोमीटर पे हमने पॉइंट बना दिया, है ना, और इन सभी को मिला दिया, ठीक है। तो अगर एकदम सीधी रेखा जाए, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक समान गति से चल रही थी, है ना। इसका मतलब यहाँ पर जितना भी देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, समय अंतराल कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है ना सबके बीच में, है ना, सबके बीच में 1 का अंतराल है, यानी कि एक समान गति से चलने वाली गाड़ी थी, ठीक है। अगर यहीं पे अंतराल आपका 2 हो जाता, 3 हो जाता, 1 हो जाता, फिर 1 हो जाता, तो ये क्या होता, फिर ये असमान को दर्शाता, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट देखो गाइस, बस की गति का दर्शाता हुआ ग्राफ देखो। ये जो बस है ना, आप देखो एकदम सेम रेशियो में चल रही है, 10 10 10 10 10 10 10, है ना। समान दूरी आपकी तय कर रही है समान समय में, यानी कि क्या हो गया, ये आपका एक समान गति का ग्राफ हो गया। क्या हुआ, ये आपकी एक समान गति का ग्राफ हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो बस की गति दिखाई जा रही है समय और दूरी में, तो ये भी क्या है, एकदम सीधी रेखा आ रही है, इसका मतलब ये भी आपका एक समान गति हो गया। और दोनों ही पिक्चर आपके एनसीईआरटी बुक के हैं। चलिए गाइस, अब हम देखेंगे कि इस पूरे टॉपिक में हमने क्या समझा। गाइस आपने क्या सीखा, देखो एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। किसी वस्तु की चाल यह निर्णय लेने में सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है।
दूसरा है किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को, उस दूरी को चलने के लिए किए गए समय को विभाजित करने पर प्राप्त की जाती है। इसका मूल मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अब इन 3 पॉइंट्स को समझो। देखो, पहले पॉइंट में लिखा है कि एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी। एकांक समय का मतलब 1 सेकंड में, है ना, 1 मिनट में आपकी जितनी टोटल दूरी चलेगा उसे हम क्या कहेंगे, चाल के नाम से जानेंगे, यानी कि दूरी बटा समय। ठीक। दूसरा हो गया किसी वस्तु की चाल यह निर्णय लेने के लिए सहायता करती है कि कौन दूसरे से तेज जा रहा है ना। अगर जो आगे होगी वो तेज जा रही होगी, जो पीछे होगी वो मंद जा रही होगी। ये हमने कैसे निकाला, ये हमने चाल बटे दूरी बटे समय से निकाला। ठीक। नेक्स्ट है किसी वस्तु की चाल तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने के लिए समय के विभाजित करने से प्राप्त होती है। यानी कि अगर आपको चाल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दूरी को उस समय से विभाजित करना होगा जिस समय पे उसने दूरी को पूरा किया। ठीक। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्त गति का उपयोग घड़ी के बनाने में होता जा रहा है। यानी कि देखो, घड़ी में आपके दोलन होता है ना, तो ये दोलन क्या होते हैं, काउंट होते जाते हैं। 1 घंटा जैसी होगा, टोटल आपकी फ्रीक्वेंसी जैसी कंप्लीट होगी, आवृत्ति जैसी पूरी होगी, आपका घंटा बच जाएगा, यानी कि 1 घंटा पूरा हो गया। नेक्स्ट है किसी वस्तुओं की गति को उसकी दूरी और ग्राफ के द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि आपने पीछे प्रस्तुत किया था, बस की गति का दर्शाता हुआ ग्राफ, है ना। 13.4 में बस की गति का दूरी बटे समय का ग्राफ, है ना। एक आपने ग्राफ बनाना सीखा था। तो ये सब क्या है, ये ग्राफ को प्रदर्शित करने के तरीके हैं जिसमें हम किसी भी वस्तु के चाल को समझाने की कोशिश करते हैं, है ना, जिसमें y एक्सिस पर दूरी लेते हैं और x एक्सिस पर टाइम को लेते हैं। ठीक। नेक्स्ट है नियत चाल से गति करने वाली वस्तुओं का दूरी और समय का ग्राफ एक सरल रेखा में होता है। और ये इसका प्रमाण कहाँ पर है, ये पीछे आप इस पिक्चर में देख लीजिए। ये क्या है, ये एक समान गति है ना, सबके बीच में इक्वल डिफरेंस है। तो इक्वल डिफरेंस का मतलब एक समान गति, सेम ऐसा यहाँ पर है ना। ये भी जिस पर्टिकुलर वाहन का हम किस पर्टिकुलर स्पीड का हम ग्राफ बना रहे हैं, ये भी कैसा है, एक समान गति का। चलेंगे गाइस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अनअकैडमी आप सभी बच्चों के लिए यूपीएससी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर आया है, जो कि आपको कुछ नए फीचर्स दे रहा है, जैसे कि ऑफलाइन का रिकॉर्डेड क्लास, क्विक रिवीजन मॉड्यूल, आंसर इवैल्यूएशन एंड इंटरव्यू गाइडेंस। अगर आप लोग इन सब का फायदा उठाने चाहते हो इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग फीचर, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में इनरोल कर लीजिए। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मेरा रेफरल कोड है श्रेया10, आप इसे लगाना मत भूलना। गाइस अनअकैडमी अगस्त का ऑप्शनल कार्निवाल भी लेकर आया है। अगर आप लोग ऑप्शनल की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपको चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पर सभी ऑप्शनल के सब्जेक्ट मिल जाएं, सो दैट आप आसानी से ऑप्शनल को डिसाइड कर पाओ, तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म पर बेस्ट ऑफर आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि अगस्त ऑप्शनल कार्निवाल पे है। गाइस इसमें इनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, जो कि है श्रेया10।